हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन लॉग या लॉगरिदमिक फंक्शन की वन शॉट को देखेंगे, जिसमें अपन काफ़ी बेसिक से चलेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी ये वीडियो आपके लिए एकदम काफ़ी हाईली इंफॉर्मेटिव, हाईली यूजफुल होगी। यहाँ पे अपन जेई मेंस, जेई एडवांस के क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्व करते हुए चलेंगे कंसेप्ट्स के साथ में, और काफ़ी डेप्थ तक हम इस चैप्टर को समझेंगे। कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, जिससे कि इस लेक्चर के बाद में जेई मेंस एंड इवन एडवांस के क्वेश्चंस को जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, उन सबको तुम लोग काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से समझने के लिए हम सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये कि लॉग की आखिर हमको ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। तो देखो, अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का कोई कैलकुलेशन दे रखा हो तो देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और इसको सॉल्व भी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हमारे पास में हो जाता है। तो ऐसी ही सिचुएशन को देखते हुए एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। उनके द्वारा एक कंसेप्ट डेवलप किया जाता है उन जो आगे चल के लॉगरिथमिक फॉर्म या लॉग में कन्वर्ट होता है। जैसे देखो, ये इनका कहना क्या था कि इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि अगर मान लो हमारे पास में कोई एक नंबर है, उस नंबर को कितनी बार खुद से मैं मल्टीप्लाई करूं जिससे कि दूसरा नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर 3 है, 3 को मैं कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 81 मिल जाए। तो इसके लिए हमको सीधा सीधा पता है, काफ़ी बेसिक सा चीज़ है कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 हमारे पास में आ जाएगा, जिसको हम 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81 भी लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्म है जहाँ पे एक हमारे पास में ये बेस है जिसकी पावर हो रखी है, इसको अगर मैं a बोल दूं और पावर को x बोल दूं और ये जो आउटपुट आ रहा है इसको y बोल दूं, तो ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यही फॉर्म आगे चल के अपने को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वो कैसे कन्वर्ट होती है उसको भी समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके से लॉगरिदमिक फॉर्म दे रखी है जहां पे a की पावर x इक्वल्स टू y है, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले LOG लॉग लिखना है। उसके बाद ये जो a है इसको उठा के इधर ले आओ, इसके बेस में ये जो वैल्यू नीचे लिख दी गई है लॉग के, जैसे ऐसे लॉग, और फिर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाती है इसको एक्चुअली में हम बेस बोलते हैं लॉग का, ठीक है। और ये जो y है इसको उठा के यहाँ पे कर दो और इसकी वैल्यू x के बराबर हो जाती है। तो अगर मान लो मेरे पास a की पावर x इक्वल टू y कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है, तो उसको लॉग में कन्वर्ट इस तरीके से कर सकते हैं, जिसको एग्जाम्पल के रूप में अगर हम चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास, जैसे पिछले वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं कि 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले लॉग लिखूंगा, उसके बाद ये जो वैल्यू है 3 जो कि बेस में है, जिसकी पावर हो रही है, इसको लॉग के बेस में हम लिखेंगे। फिर जो आउटपुट 81 आ रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये सब 4 के बराबर हो जाए, जिसको अपन पढ़ते कुछ इस तरीके से लॉग ऑफ 81 विद बेस 3 या 2 बेस 3 बोल सकते हैं। अब यहां से हम इस तरीके से यहां पे आ रहे हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर मैं लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाऊं तो इसको अपन एंटी लॉग भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे अपने को क्या करना है, कैसे जाएंगे कि अगर मान लो मेरे पास में यही वाला लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, अब मेरे को वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास में 3 है बेस में, इसको उठा के इधर ले जाऊंगा और इधर जो वैल्यू लिखी हुई है उसको इसकी पावर में कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले 81 को ऐसे कैसे ही रहने देंगे और इधर से 3 को उठा के राइट साइड ले गए और जो आउटपुट राइट साइड में लिखा है उसको 3 की पावर में कर दें, तो ये हमारे पास वापस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे किसी लॉग को लिखते हैं, जैसे हमारे पास में यहाँ पे लिखा है कि log ऑफ y विद बेस a इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि यहाँ पे जो log का बेस है a वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और x तो कुछ भी रियल नंबर आ सकता है। ये हमारे पास में सीन होता है। अब ये कहाँ से आ रहा है, इस चीज को समझने के लिए हम जॉन नेपियर का जो एक्सपोनेंशियल वाला कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास में a की पावर b इक्वल्स टू c है, यानी कि हम यहाँ पे b को चेंज कर रहे हैं, ठीक है।
बी की अलग अलग वैल्यूज पे हम यहाँ पे सीन देख रहे हैं कि सी का क्या क्या आउटपुट आएगा। जैसे अब ए के मैं कई सारे केसेस ले लेता हूं, जिसमें सबसे पहला केस हमारे पास में कि जब ए कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू हो, क्योंकि ये जो ए है यही एक्चुअली में लॉग वाला ए भी है, बेस भी वही है। तो बेस की सबसे पहले कंडीशन हमारे पास में क्या है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू मैंने -2 ले लिया। अब हमारे पास जो ये फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि -2 की पावर b इक्वल्स टू सी, है ना। अब यहां पे कुछ केसेस हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल b की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं। 1 लिया तो c की वैल्यू अपने को पता -2 आएगी। b की वैल्यू मैंने 2 ले ली। जैसे ही b की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो c की वैल्यू हमको पता है 4 आ जाएगी। b की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं तो c की वैल्यू -8 आ जाएगी। अब b की वैल्यू मैं -2 ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, c इक्वल्स टू -2 की पावर -2, जिसको चाहो तो 1/-2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1/4 आ जाएगा। नेगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे अब b की वैल्यू को 1/2 लेता हूं, 1/2 लिया तो मैंने क्या किया, यहां पे c की वैल्यू क्या आएगी, -2 की पावर 1/2। अब ये तो डिफाइन ही नहीं है रियल केस, क्योंकि रूट ऑफ -2 है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हम लेते ही नहीं है जब भी रियल केसेस या रियल नंबर्स के सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। हालांकि इमेजिनरी वाला कंसेप्ट अलग हो जाता है, बट हम यहाँ पे ए बी सी तीनों के रियल वैल्यूज के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। अब जैसे ही 1/4 लोगे तो फिर यहां पे हम क्या बोलेंगे, -2 की पावर +1/4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही b की वैल्यू -1/2 ले लो तो इससे क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू -2 की पावर -1/2, या फिर चाहो तो इसको 1/-2 का रूट, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे तो अलग अलग सिनेरियोज हमारे पास में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसका कोई स्टैंडर्ड लॉ या स्टैंडर्ड रूल हम नहीं बना पाते हैं कि b की वैल्यूज क्या हम यहाँ पे रखें, क्योंकि b तो हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका कंसेप्ट पहले क्या था कि किसी भी एक नंबर को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि हम दूसरा नंबर ले पाए। अब यहाँ पे 1/2 1/4 ये सब अगर मान लो हम करते हैं तो हमारे पास पूरा सीन ही खराब हो जाता है। इस वजह से हम a को नेगेटिव नहीं लेते। दूसरा चीज, चलो ठीक है नेगेटिव नहीं ले रहे, लेकिन अगर मान लो मैं 0 ले लूं तो ठीक है, जैसे ही मैं 0 लूंगा तो मेरे को पता है 0 की पावर b आएगा, यानी ये c के बराबर, जो कि एक्चुअली में 0 ही हो जाएगा। अब b की वैल्यू 1 रखोगे तब भी c की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 रखोगे तब भी c की वैल्यू 0, b की वैल्यू 3 रखोगे तब भी c की वैल्यू 0, और b की वैल्यू तुमने जैसे ही -1 रख दी तो फिर से c नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये क्या आएगा, c आ जाएगा 0 की पावर -1, यानी कि 1/0 की पावर 1, विच इज नॉट डिफाइंड, है ना। माइनस में कोई भी वैल्यू रखोगे तो यही सिनेरियो होगा। और ये तो पावर है b, तो बेसिकली पावर हम कर रहे हैं, पावर तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो b हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर जैसे ले रहे हैं तो उसकी वजह से 0 वाले केस में भी हमारे पास में नहीं आ रहा। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि 0 की पावर क्या करूं कि मेरे को यहाँ पे 0 आ जाए, यानी कि मेरे पास में अगर ये वाली इक्वेशन है तो मैं तुमसे इसके सॉल्यूशन अगर पूछूं कि b की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो तुम क्या बोलोगे, b की वैल्यू तो कुछ भी रख लो, 1 पे भी वही है, 2 पे भी वही है, 3 पे भी वही है, 1/2 1/3 1/4, हर जगह पे वही सीन आ रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, इस वजह से b a की वैल्यू को 0 भी हम नहीं लेते। अब ऐसा ही कंसेप्ट अगर हम a इक्वल्स टू 1 के लिए देखना चाहें कि a इक्वल टू 1 पे क्या होता है, 1 पे भी सेम कहानी होती है कि 1 की पावर b इक्वल्स टू c, जो कि हमेशा 1 ही आएगा, फिर चाहे b की वैल्यू कुछ भी रख लो। तो यहां पे भी और पिछले वाले केस में भी यही चीज हो रहा है कि हमको कोई भी एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ना तो a को 1 लेते हैं, ना 0 लेते हैं, ना नेगेटिव लेते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचता है, पॉजिटिव वाली वैल्यूज, और जिसमें 1 को अपने को एक्सक्लूड कर देना है। अब
एक चीज देखो कि मेरे पास कंडीशन ये आ गया कि ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास में कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0, इसकी कुछ भी मैं पावर करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा भाई, बी तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही हमारे पास में आउटपुट मिलेगा। तो c की वैल्यू हमेशा हमारे पास में पॉजिटिव रहेगी। तो यहीं से हमारे पास a की पावर b इक्वल्स टू c वाला जो फॉर्म है, अगर मैं वापस से लॉग में इसको कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले लॉग आएगा, a जो है यहां पे आ जाएगा, c यहां पे आएगा, b यहां पे। तो इसी वजह से इसकी जो कंडीशंस होती हैं कि बेस की कंडीशन a ग्रेटर देन 0 और इसकी a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, c की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर b तो कुछ भी आउटपुट हमारे पास आ सकता है। इस वजह से ये कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं और यहीं से लॉग या लॉगरिदमिक फंक्शन जो है वो क्रिएट होता है। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर मान लो मेरे पास लॉग है, लॉग ऑफ b विद बेस a। अब यहां पे अगर मान लो मैं बेस को, देखो कई सारी जगह पे लॉग, स्टैंडर्ड लॉग के लिए इसको यूज किया, जैसे लॉग b, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये हो रहा है कि इसका बेस जो है, बिना बेस के तो लॉग का कोई मीनिंग ही नहीं है। कि अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे कुछ है ही नहीं, यहां पे कुछ है ही नहीं, और अगर मान लो इस वैल्यू को x के बराबर कर दूं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे कन्वर्ट, तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ है ही नहीं कि पावर क्या आ जाएगी, x। अब ये तो लॉजिकल टर्म कि यहां पे कुछ नहीं है, बस पावर में x चल गया, किसकी पावर में जाएगा। तो इसीलिए बेस तो होना जरूरी है। तो जब कभी कहीं पे तुमको इस तरीके से लॉग लिखा हुआ मिले जिसके बेस में दिख कुछ नहीं रहा है, तो वहां पे स्टैंडर्ड बेस जो है वो लिया जाता है, जो कि 10 रहता है। और इस तरीके के लॉग को हम जनरली कॉमन लॉग बोलते हैं, जो इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। और यहीं पे अगर मान लो बेस को ई कर दिया जाए, ई जिसको कि अपन यूलर्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2.71 होती है। अगर ये मैं बेस लेता हूं तो इसको हम ln बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में एक लॉग का टाइप है, जिसको नेचुरल लॉग भी बोला जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर मैथ की कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए log 10 का यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारी जगह फिजिक्स वगैरह में ln का यूज़ किया जाता है, और मैथ में भी कैलकुलस वाले पोर्शन में ln का यूज़ हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली करते हैं। इस वजह से इनको थोड़ा अलग से देख लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी हैं जो डायरेक्टली हमको पता रहे तो बार बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये log 1 विद बेस a अगर है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं 0 नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास log 1 विद बेस a, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x। तो अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये a की पावर x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? x की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब पावर 0 हो जाए तभी जाके आउटपुट 1 के बराबर आता है, और कभी आता ही नहीं है। इसी वजह से x जो हमने ये माना है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। और अगर हम इसी चीज को दूसरे तरीके से देखें कि अगर यहां पे 1 ना है, यहां पे a हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये टेक्निकली हो जाएगा a की पावर x इक्वल्स टू a के बराबर। अब ये दोनों बराबर कब होंगे? अगर बेस यहां पे बराबर है तो मैं यहां पे बोल दूंगा कि पावर भी बराबर होंगी, जिसमें ये पावर 1 है। वैसे ही इसको भी चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर 1 है तो इसको हम a की पावर 0 कर देते हैं। अब बेस अगर बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी। अब हमको कुछ इस तरीके से अगर मान लो लॉग दे रखा हो जिसमें log a विद बेस में जो है उसी का रेसिप्रोकल अगर दे रखा है, तो उसका आउटपुट हमेशा -1 के बराबर होता है। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि log ऑफ a 1/a विद बेस a, इसकी वैल्यू भी -1 के बराबर होगी। जैसे देखो कैसे होगी कि मैं मान लेता हूं ये वाली जो वैल्यू है x के बराबर, जिसका मतलब हमारे पास यहां पे आ जाएगा a इक्वल्स टू 1/a की पावर x, जिसको मैं चाहूं तो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि -1, यानी कि यहां पे हमारे पास में अगर बेस बराबर है तो 1 इक्वल्स टू -1, या फिर चाहो तो बोल दो कि x की वैल्यू -1 के बराबर है।
सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि इसको मैं y मान लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/a इक्वल्स टू a की पावर y, जिसको चाहो तो ऐसे बोल दो कि a की पावर -1 इक्वल्स टू a की पावर y -1 इक्वल्स टू y, यानी कि दोनों का आउटपुट हमेशा -1 के बराबर होगा। इन चीज़ों को अगर अपने को माइंड में रहेंगी तो उससे क्या है कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस में। अब जैसे देखो हमारे पास में ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता है, मेंस वेंस तो छोड़ो, आजकल तो बोर्ड वगैरह टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो हम देखो आगे चल के लॉग की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उन सब की हेल्प से तो वापस इन क्वेश्चंस को करेंगे ही करेंगे, बट अभी जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है उसकी हेल्प से भी ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो हमको यहाँ पे क्या पता है कि हम इसको ना मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। अगर मैंने ऐसा मान लिया तो मेरे को पता है यहाँ पे 27 आ जाएगा, ये 9 की पावर x के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको 3 की पावर 3 लिख देता हूँ, इसको 3 की पावर 2x लिख देता हूँ। अब दोनों का अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, और अगर पावर बराबर होगी तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में, यहाँ पे ये आ जाएगी, x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखो ये वाला, इस क्वेश्चन को हालांकि देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी लग सकती है इसको समझने में कि ये एक्चुअली में यहाँ तो रूट दे रखा है, यहाँ पे कुछ और ही है, लेकिन इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली में 3√2 है, जिसको हम चाहें तो रूट के अंदर 3 को लेके जाओगे तो 9 हो जाएगा, तो ये √18 आ जाएगा। अब इतना देखने के बाद ये वाला चीज दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ये एक्चुअली में 18 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, ये लॉग वाली जो पूरी पूरी वैल्यू थी इसको फिर से x मान लेता हूं, फिर से मैं इसको x मान लेता हूं। जैसे ही मैंने x माना तो मेरे को क्या पता है 324 एक्चुअली में 3√2 की पावर x के बराबर होगा, और हमको यहाँ पे अभी पता चला कि ये √18 के बराबर है, इसकी पावर x कर दो तो मेरे पास, अच्छा यहाँ पे भी हमको पता चल गया ये 18 की पावर 2 है, यहाँ पे देखोगे तो ये 18 की पावर 1/2 और पूरे की पावर x, यानी कि 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 18 की पावर x/2 हो जाएगी। दोनों के बेस अगर बराबर हैं तो पावर्स भी बराबर होंगी, यहाँ पे 2 x/2 के बराबर होगा, जिससे हम बोल सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 4, और वही हमको चाहिए था। और आगे चलते हैं, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी फिर से वही कर देंगे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं ये x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 27√3 इक्वल्स टू 1/9 की पावर x। अब देखो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख देता हूं, और ये √3 को 3 की पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते। मैं हर बार थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि हर टाइप की अप्रोच आपके क्लिक हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका पावर x, जिसको चाहो तो 3 की पावर -2x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर अब यहाँ पे देखें तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब बेस अगर बराबर है तो ये तो हो गया 5/2, सॉरी 5/2 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2x। अब पावर्स को बराबर अगर हम करते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास -7/4 आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यूज हैं दिखने में काफी डिफरेंट है, लेकिन उतनी डिफरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मैं इसको मान लेता हूं x, जैसे ही मैंने x माना तो मेरे को पता है 5 - 2√6 ये वाली वैल्यू 5 + 2√6 की पावर ऑफ x के बराबर हो जाएगी। अब यहां पे एक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि जो p + √q टाइप के नंबर्स होते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट भी होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे कि p + √q हमारे पास, जैसे इसको ऐसे समझ लो कि 5 + 2√6 है। अगर मैं इसी के कॉन्जुगेट 5 - 2√6 इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, प्लस की जगह अगर माइनस हम ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देता हूं तो हमको पता है ये 1 के बराबर आ रहा है। कैसे 1 के बराबर आ रहा है कि इसको ऐसे देख लो कि ये a + b × a - b के फॉर्म में लिखा है, मैं इसको a² यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा -2√6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इतना हो गया, इसकी बात करोगे तो 4 × 6 हो जाएगा, यानी कि 25 - 24 विच इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास में आएगा।
यानी कि हम बोल सकते हैं ये वैल्यू 1 के बराबर है, जिसका मतलब अगर कहीं पे 5 माइनस 2√6 लिखा हुआ है तो मैं उसको 1/5 प्लस 2√6 लिख सकता हूँ। और सेम हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर 5 प्लस 2√6 कहीं पे है तो उसको 1/5 माइनस 2√6 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है लेफ्ट वाली को बदल देता हूँ, चाहूँ तो किसी को भी बदल सकता हूँ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 प्लस 2√6 और ये आ जाएगा 5 प्लस 2√6 की पावर x। हम यहाँ पे 5 प्लस 2√6 की पावर इसको -1 कर दो, ये 5 प्लस 2√6 की पावर x हो जाएगी, x की वैल्यू सीधा सीधा -1 आ जाएगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी फिर से मैं इसको x मान लेता हूँ। x जैसे ही मानूंगा तो मेरे पास में 0.008 आ जाएगा, जिसको चाहो तो ये अपने पास 0.2 की पावर x हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट तरीका अपने को यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 8/1000 लिखा है और ये 2/10 है ना, यहाँ पे x। अब हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, अगर मान लो तुमको कुछ भी वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि मैं यहाँ पे 2/10 का अगर क्यूब कर दूं तो हमारे पास 8/1000 ही आता है, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन कभी अगर मान लो तुमको क्लिक ना करे तो तुम यहां से ऐसे भी जा सकते हो कि यहाँ पे जो बेस है वैसा बेस उधर बना दो, यानी कि 8/1000 इधर है तो 2/10 का ना मैं क्यूब कर देता हूं, और सिंस मैंने इसका क्यूब किया है तो यहाँ पे x है तो इसकी पावर 1/3 भी मेरे को करना रहेगा। ठीक है, अब पावर्स देखोगे तो उतनी है, x ही पावर इधर है, x ही पावर इधर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 8/1000 और यहाँ पे आ जाएगा 8/1000 की पावर x/3। तो यहाँ से फिर से इसकी पावर 1 है, x/3 को 1 के बराबर करोगे तो फिर से हमारे पास x = 3 ही आ जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो, अब अपने को थोड़े से ठीक ठाक लेवल वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसके इक्वल इसको मेरे को प्रूव करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जैसे अभी अपने को केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उससे लॉगरिदमिक फॉर्म यही सब पता है, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास में ये उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू तो ये दे ही रखी है, तो ये 5 = 4 की पावर x हो जाएगा। यहां से देखोगे तो ये 6 = 5 की पावर y हो जाएगा। अब हमारे पास में ये है, ठीक है, तो मैं निकालता हूं 2xy - 1। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, अच्छा इससे अच्छा है कि मैं इसको ना थोड़ा सा बदल देता हूं कि 3 = इसको उधर ले जाओ तो 2 की पावर में 2xy - 1 ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास में एक्चुअली में 2 की पावर xy - 1 है, जिसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 2xy / 2। ठीक है, टेक्निकली मैंने क्या किया, इंटू 2 की पावर -1 कर दिया, 2 की पावर -1 मतलब 1/2, 1/2 को यहां पे ले आया। अब देखो 2 की पावर 2 है ना, इसको मैं यहां पे कर देता हूं, xy को बाहर रहने देता हूं, ये 2 हो गया। ये एक्चुअली में 4 की पावर xy हो गया, 4 की पावर x को अंदर और y को बाहर, अभी भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है 4 की पावर x अगर मान लो मैंने बना लिया तो मैं उसको 5 लिख सकता हूं। जैसे ही मैंने उसको 5 लिखा तो ये 5 की पावर y हो गया। अब 5 की पावर y अगर ये हो गया तो 5 की पावर y की वैल्यू हमको पता है 6 है, तो ये आ गया 2, 6/2 यानी कि 3। और यही हमको यहां पे प्रूव करना था कि ये वैल्यू 3 के बराबर आए, तो ये आ गया। हमने यहाँ पे RHS से स्टार्ट किया और हम LHS पे पहुंच गए। किसी भी तरीके से बेसिकली इसको किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपने को BC का वैल्यू बताना है। BC का यहाँ पे तीनों वैल्यूज बराबर हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, बेस में 10 है, ठीक है, 5 नहीं है, इसके बेस में यहाँ पे 10 ही लिखा हुआ है। अब जब भी इस तरीके से रेशियो में कोई क्वेश्चन दे रखा हो, सब बराबर दे रखा हो और आगे कुछ हो ना, तो तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि हम यहाँ पे मान लेते हैं सारी के सारी वैल्यूज बराबर हैं, तो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हमको यहाँ पे ये पता चल जाएगा log a with base 10 / 2 ये k के बराबर होगा।
अगर ये k के बराबर होगा तो log a विद बेस 10 ये 2k के बराबर होगा, यानी कि a की वैल्यू 10 की पावर 2k के बराबर होगी। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए अगर मान लो मैं करूंगा तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं कि b की वैल्यू अब मेरे पास आ जाएगी 10 की पावर 3k के बराबर, और c की वैल्यू अब मेरे पास 10 की पावर 5k के बराबर आ जाएगी। हमको क्या चाहिए, b c की वैल्यू, तो b इंटू सी की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है 3 की पावर k, और c की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 3k और 5k, यानी कि 3 की पावर 8k मेरे पास में होगी। मेरे को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको a में कन्वर्ट करना है, तो a में कन्वर्ट करने के लिए मैं a बना देता हूं पहले। तो a बनाएंगे तो यानी कि 10 की पावर 2k बना देते हैं, पूरे की पावर 4 कर दो, अभी पूरी पावर 8k ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अंदर वाली वैल्यू a हो गया और a की पावर 4 हो गया। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के सेगमेंट के लिए, फिर बाकी पोर्शन को अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करें। जैसे अपने को ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला कि ये सारे के सारे लॉग की वैल्यू वेनिस हो जाती है। वेनिसेस का मतलब ये सब जो है इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में ये आ गया, और log पाई log x विद बेस पाई ये इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो जितना अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है कि मैं इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे को पता है ये वाली वैल्यू log के अंदर लिखी हुई है, तो इसको हटाओगे तो ये 7 की पावर 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो log पहले वाले log के अंदर जो लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू ये आएगी 7 की पावर 0 के बराबर। 7 की पावर 0 मतलब किसी नंबर की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगी। अब हमारे पास में टेक्निकली ये लॉग है, यहां पे x आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, ये 1 के बराबर है। अब फिर से इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 उधर चला जाएगा फिर से, तो मेरे पास अब आएगा log x विद बेस पाई इक्वल्स टू 2 की पावर 1 यानी कि 2। ये हमारे पास में आ गया। अब देखो फिर से हमारे पास में क्या आ गया, अब हमारे पास में सिचुएशन ये है कि मेरे पास में एक साइड तो है log x विद बेस पाई, ये इधर है 2। फिर से x की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो मैं इसको कर देता हूं पाई स्क्वायर। बस सीधा सीधा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर इस तरीके से दो log की अलग अलग वैल्यूज जिनका बेस सेम है, फॉर एग्जांपल log 3 विद बेस 2 प्लस log 4 विद बेस 2, ये अगर दे रखा है तो मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। बट अगर ये चीज वेरिएबल के फॉर्म में है, यहाँ पे बेस और ये वाली वैल्यूज अगर वेरिएबल हैं, तो अपने को जो इनकी प्रॉपर कंडीशन है, जैसे m और n की प्रॉपर कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पे a की कंडीशन क्या होगी कि जो बेस की कंडीशन है ग्रेटर देन 0 हो और कभी 1 के बराबर ना हो। इन सब चीजों को लगा के ही हम अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, अगर वहां पे वेरिएबल बेसिकली दे रखा है तो नॉर्मल सिचुएशन में अपन इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि एक्चुअली में ये आ कहाँ से रहा है, तो इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल x मैं इसको मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, ठीक है। हम RHS से LHS की तरफ जा रहे हैं। अगर मैंने इसको x माना तो मेरे को पता है m की वैल्यू a की पावर x के बराबर आ जाएगी और n की वैल्यू a की पावर y के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को m इंटू n निकालना है, तो मैं m इंटू n कर देता हूँ। तो मेरे को पता है a की पावर x इंटू a की पावर y के बराबर, जो कि a की पावर x प्लस y के बराबर आ जाएगा। जिसका मतलब हमारे पास mn की वैल्यू a की पावर x प्लस y हो गई। मैं यहाँ पे दोनों साइड log ले लेता हूँ, या फिर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को log में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये a जो है बेस में आ जाएगा, यहाँ पे mn आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई के बराबर। x प्लस वाई तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमने माना है, तो जो वैल्यूज मानी है उन सबको वापस से रख दो कि यहाँ पे log आ जाएगा m वाला और log n आ जाएगा विद बेस a। तो कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है। अब इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंडेड वर्जन ये वाला है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में
मेंस एडवांस वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड और काफी डिफिकल्ट दिखाने के लिए इन टर्म्स का यूज कर देता है, ऐसे अपने को देगा, जिसमें ये जो पहले वाली टर्म है इसको अपन पाई बोलते हैं, जो बेसिकली सारी के सारी टर्म्स के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने पास में सम है। इसको अगर देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि log of x1 log of x2 प्लस log of x3 इन सब का सम इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। जैसे यहाँ पे हमने 2 के लिए किया, जैसे अगर मान लो मेरे पास ये वाला जो क्वेश्चन है जो अपन ने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में log 3 विद बेस 2 और log 4 विद बेस 2, फिर एक और ले लो 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की हमको पता है 2 के लिए ऐसा होता है तो हम 2 को अप्लाई कर देते हैं। 2 में अगर मैं अप्लाई करूंगा तो बेस वही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको मैं डायरेक्टली 12 लिख देता हूं और फिर यहाँ पे log 5 विद बेस 2 आ जाएगा। अब फिर से 2 हो गए हमारे पास में, 2 हो गए तो फिर इसके लिए हमको पता है कि इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है कि 12 इंटू 5। अल्टीमेटली हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आउटपुट आया उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। और यही चीज ये कह रहा है कि अगर ऐसे बार बार ना करके, है ना, जिससे क्या कैलकुलेशन लेंदी होती जा रही, तुम एक बार में ही सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट वाला साइन है, ये पाई जो सिंबल है, ये केवल इसी चीज को बता रहा है कि x1 x2 x3 xn सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया गया है n तक, और ये समेशन इस तरीके से वैल्यूज को बता रहा है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि हमारे पास में ये वाली लॉग इसके बराबर है तो x बताना है, जिसके लिए अपने को यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो log m इंटू n, या फिर इसको ऐसे याद करो log m प्लस log n हमको दे रखा है, दोनों का बेस अगर a है तो यहाँ पे m और n मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस वही रहता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास में log वही आ जाएगा, बेस 3 रहेगा और अंदर आ जाएगा एक बार x, दूसरी बार x प्लस 8, और ये वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। अब ये वैल्यू अगर 2 के बराबर तो मैं यहाँ से log हटा देता हूँ, या तो एंटी लॉग अपन उसको बोल रहे हैं जैसे कि पिछली वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन भी किया था, या फिर चाहो तो इसको बोले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x आ जाएगा। राइट साइड में क्या होगा कि ये जो 3 है ये उधर चला जाएगा और 2 3 की पावर में आ जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, जिसको 9 भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 ये आ जाएगा। इसके फैक्टर कर दो, जिसमें एक बार 9x लिख दो, यहाँ पे माइनस x कर दो, ये आ जाए, जिसके 2 फैक्टर होंगे x प्लस 9 और x माइनस 1। जहां से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो x की वैल्यू एक बार -1 आएगी, एक बार 1 आएगी, दोनों दे रखे हैं ऑप्शन में, तो B और C दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर तुमने ये कर दिया तो खत्म, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि जब हम यहाँ पे x की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो जब भी लॉग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो उसमें कोई डोमेन इनपुट वगैरह नहीं दे रखा हो। अगर वहाँ पे जैसे यहाँ पे बेस में अगर x होता या फिर नॉर्मल सिचुएशन में x अगर दे रखा है तो अपने को सबसे पहले बेस डिफाइन करना पड़े, यहाँ पे इसका डोमेन या इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ये लॉग कब डिफाइन होगा, ये लॉग तब डिफाइन होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि जैसे ही x 0 या नेगेटिव वैल्यू रखोगे ये लॉग डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। दूसरे वाले लॉग की अगर बात करोगे तो ये डिफाइन कब होगा, जब x प्लस 8 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि x जो है -8 से बड़ा होगा। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो पहला वाला फंक्शन है यानी कि फर्स्ट, ये भी डिफाइन होना चाहिए, सेकेंड भी होना चाहिए। अगर केवल फर्स्ट डिफाइन हो जाए और सेकंड डिफाइन ना हो तो क्या हमारा काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें ये वाली वैल्यू जो है ये तो डिफाइन हो गई, लेकिन ये तो डिफाइन है ही नहीं, तो पूरा पूरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये इक्वेशन ही डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए दोनों कंडीशंस को डिफाइन होना जरूरी है। जब भी तुम्हारे माइंड में, जब भी तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब भी ऐसा लगे कि ये भी होना चाहिए उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए, तो हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे। और जब कभी ऐसा क्लिक हो कि कोई एक भी अगर चल हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा,
तो उस सिचुएशन में यूनियन लेना है। सबसे आसान तरीका ये है इसको समझने का। अब दोनों होना चाहिए, ये कह रहा -8 से बड़ा, ये कह रहा है 0 से बड़ा, तो सबसे वैल्यूज जो हैं वो 0 से बड़ी हमको लेनी पड़ेगी, तभी जाके दोनों सेटिस्फाई करेंगे। अब वैल्यूज हमको 0 से बड़ी लेनी है, लेकिन एक आउटपुट मेरे पास में -9 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, जिसका मतलब -9 तो किसी भी हाल में इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो केवल x = 1 इसका सॉल्यूशन होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। इसी को करने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे जो आउटपुट हमारे पास में आ रहे हैं उनको वापस से क्वेश्चन में पुट करके देख लो क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे ही मैं -9 रखूंगा, यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना यहाँ पे भी करेगा, तो उसको हम एक्सक्लूड ही कर देंगे। लेकिन केवल अगर इतने में भी सेटिस्फाई नहीं करता तब भी हम उसको हटा देते, और केवल इतने में भी नहीं करता तब भी हम उसको हटा देते सॉल्यूशन से। ठीक। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी की बात करो तो उसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंडेड वर्जन ये हमारे पास में, जिसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब वैल्यूज हमारे पास में मल्टीप्लाई में नहीं है, डिवाइड में। तो यहाँ पे प्लस की जगह, जैसे पिछले वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें यहाँ पे प्लस आ रहा था, तो यहाँ पे केवल प्लस की जगह माइनस आ जाएगा अगर डिवाइड में है। जिसका मतलब अगर मेरे पास कोई लॉग लिखा हुआ है विद यहाँ पे ऐसे, और -log2 यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लॉग लिखूंगा, बेस 2 लिखूंगा, पहले वाली माइनस के पहले वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में और माइनस के बाद वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख के इस तरीके से हम इस लॉग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बात ये आती है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो ये भी उसी तरीके से हमारे पास निकल के आ रहा है। जैसे इसको समझने के लिए मैं इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू मेरे पास में a की पावर x आ जाएगी, n की वैल्यू a की पावर y, वही सेम कंसेप्ट। फिर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी में m/n है, तो मेरे को m/n चाहिए, जिसका मतलब a की पावर x को मैं a की पावर y से डिवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि हमारे पास अब क्या आ गया कि m/n = a की पावर x - y। मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है, वही पहले की तरह फिर से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे बेस आ जाएगा, यहाँ पे m/n आ जाएगा, जिसकी वैल्यू x - y के बराबर आ जाएगी। x - y तो हमने खुद माना है, ये कुछ है नहीं, तो जो है वैल्यूज उन सबको रख देते हैं, तो ये वापस से उसी के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी, अगर मान लो हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उसकी पावर अपने को n दे रखा हो। ठीक है, अगर पावर इस तरीके से मेरे को n दे रखे तो ये पावर एक्चुअली में आगे आ जाती है लॉग के। अच्छा, यहां पे इस चीज का खास करके ध्यान रखना है कि log ऑफ x² जिसका बेस 10 है, ये वैल्यू 2 log x, अच्छा इसको ना 3 कर दो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी क्यों 3 किया हूं अगले पेज में समझ में आएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू कभी भी इस वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कि log 10 ऑफ x, यहाँ पे क्यूब x के पहले यानी कि g के ऊपर क्यूब, इस तरीके से अगर लिखा हुआ मिले तो ये दोनों सेम चीज है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। इस चीज का खास करके ध्यान अपने को रखना है। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है, इस चीज को भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लो x है, अगर ये हमारे पास में x है तो x/n की वैल्यू हो गई log ऑफ m विद बेस a, जिसमें चाहो तो m की वैल्यू निकाल लो, ये हमारे पास में आ जाएगी a की पावर x/n। लेकिन मेरे को m की पावर n चाहिए, तो मैं यहाँ पे m की पावर जो है उसको n कर देता हूँ, कि मैं दोनों साइड पावर ले लेता हूँ, ये n हो गया। यहाँ पे बात करोगे तो a की पावर x/n है, पूरे की पावर n कर दो। अब इस पावर को अगर देखोगे तो x/n इंटू n से n गया, ये आ गया a की पावर x के बराबर। तो हमारे पास m की पावर n एक्चुअली में a की पावर x के बराबर आ जाएगा। फिर से इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास log विद बेस a फॉर फंक्शन, इसके लिए a आ जाएगा। a कहाँ से, x आ जाएगा। x तो हमने माना है, तो हमने किसको x माना है, हमने इसको x माना, तो ये इसके बराबर।
खैर डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि किस तरीके से इन सब का यूज अपने को करना है। अब इसमें एक चीज का खास करके ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, फिर मैं बोला कि उसको नेक्स्ट पेज में बात करते हैं, कि अगर मान लो कभी भी पावर 2 में हो, 2 का मल्टीपल हो या इवन नंबर पावर में, यानी कि log ऑफ 10x² अगर मेरे को दे रखा है, अब मैं इसका डोमेन का मतलब होता है इनपुट, है ना, क्या क्या वैल्यूज हम वहां पे x की डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो हमको पता है यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसके लिए अपने पास में क्या होता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट 0 नहीं होना चाहिए, है ना, इक्वल टू साइन नहीं रहता। अब यहाँ पे देखोगे तो ये x² है, अगर तुम कोई नेगेटिव वैल्यू भी लोगे और वो इसमें पुट करोगे तो अल्टीमेटली तुमको मिलेगी तो पॉजिटिव वैल्यू ही, x² होल स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, जिसका मतलब यहाँ पे x की तुम कोई भी वैल्यू डाल सकते हो 0 को छोड़ के, ठीक है। अब जब भी यहाँ पे इवन पावर हो तो उससे हर बार यही सिनेरियो होगा कि नेगेटिव वैल्यूज भी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि पावर इवन है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में वो कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब ये लॉग वाली पावर वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करता हूं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे इस तरीके से इस 2 को आगे ले आएंगे। जब तुम इस 2 को आगे लेके आए, अब तुम्हारे पास में ये जो फंक्शन या लॉग जो बना, यहां पे तुम इसका डोमेन या इनपुट निकालोगे तो यहां पे तुम बोलोगे x तो मैं पॉजिटिव डाल सकता हूं केवल। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू ये अगर इस वाली वैल्यू के बराबर है तो दोनों का इनपुट या दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। सिंस यहां पे डोमेन अलग है, यहां पे डोमेन अलग है, तो ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। इसी वजह से हम यहां पे मॉड लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी हम यहां पे ले सकते हैं। तो जब भी इवन पावर होगी तो जब पावर को आगे लेके आओगे तो हर बार अपने को मॉड लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अभी तो हमने पावर यहां पे m की देख रहे थे, अब अगर मान लो सेम सिनेरियो बेस के साथ में हो, बेस की अगर जब भी पावर होगी, है ना, तो ये पावर का रेसिप्रोकल बाहर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगर मेरे पास में इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं पे, तो अगर मैं यहां पे इस पावर को बाहर लेके आना चाहता हूं तो इस पावर का रेसिप्रोकल बाहर आएगा। या अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ होता जिसका मतलब 2 की पावर 1/2 3, अब रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 जो कि 2 हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। लेकिन पिछले वाले में जहां पे हम ये वाली प्रॉपर्टी देख रहे थे, यहां पे डायरेक्टली वो आगे की तरफ आ जाता है, बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पे भी वही सेम सीन है कि अगर बेस में पावर दे रखी और पावर अगर इवन नंबर है तो वहां पे फिर से मॉड हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम चाहो तो यहां पे ऐसे देख लो कि ये x² है और ये 1 ये दे रखा। अब यहां पे इसका अगर डोमेन, बेस का डोमेन या इनपुट देखोगे तो अपने को पता है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था और कभी 1 के बराबर ना हो। लेकिन सिंस ये x² दे रखा है तो इसमें अपन ऐसा बोल सकते ये 1 के बराबर ना हो, तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कुछ भी ले लो, ना तो वो 0 होनी चाहिए ना 1 होनी चाहिए, बस 2 केस, इन दोनों को हटाना है। यानी कि नेगेटिव वैल्यूज भी हम यहां पे ले सकते हैं, बट अगर तुम यहां पे डायरेक्टली 1/2 लिखोगे तो फिर यहां पे क्या होगा, फिर से हमने क्या कर दिया कि अब इसका जो इनपुट रहेगा वो ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1 ये वाला रहेगा। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज भी तो डाल सकते हैं ऊपर वाले में, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर से वही सेम चीज होगी कि यहां पे हमको फिर से मॉड ही लगाना पड़ेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी पावर कोई इवन नंबर हो, चाहे बेस में हो या फिर m पे हो, हर बार हमको मॉड लगाना है, और पावर अगर ऑड वगैरह है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन देख लेते हैं इन सब प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जिसमें अपने को क्या दे रखा है कि हमको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है अगर अपने को ये बराबर में दिए हुए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखो इसको कई सारे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसको m/n वाले प्रोसेस से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ x² आ जाएगा, ये -1 के बराबर है। अब हमको पता है 8 जो है एक्चुअली में 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब हो गया।
यहाँ पे बात करोगे तो ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये -1। तो यहाँ पे 3 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे log 2 विद बेस 2 आएगा, माइनस यहाँ पे भी 2 आगे आ जाएगा log 2, यहाँ पे x नहीं आएगा, mod x आएगा क्योंकि पावर इवन है। अब log a विद बेस a, इस तरीके का जो भी वैल्यू होता है इसकी वैल्यू 1 होती, तो हमारे पास में आ गया 3 माइनस 2 log mod x विद बेस 2, ये आ जाएगा, ठीक है, ये -1 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -1 को इधर ले आओ तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऑफ ये आ जाएगा मेरे पास में mod x। 2 से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचा, और हमारे पास आ गया 2 = log mod x विद बेस 2। तो mod x की वैल्यू 2 की पावर 2, यानी कि mod x = 4, x की वैल्यू आ गई +-4, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में दो वैल्यूज आ रही, +4 एक -4। चाहो तो दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करके भी देख सकते हो, दोनों सेटिस्फाई भी कर रही हैं। तो हमारे पास ये दोनों इसके आंसर होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, जिसको हम बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहां पे क्या है कि लॉग का हम बेस भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे को कहीं पे ऐसा लिखा हुआ दे रखा है और मेरे को इसमें इस तरीके का चाहिए कहीं पे कि मैं चाहूं तो मैं इसका बेस कन्वर्ट कर सकता हूं, बेस 2। बस ध्यान क्या रखना है, जो नीचे यहां पे बेस है ये बेस में नहीं जाएगा जब डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। बेस दोनों का सेम हमको लेके चलना है, और जो भी बेस ले रहे हो उसके लिए बेस वाली जो कंडीशंस होती हैं उन सबको ही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। अपने मन से कुछ भी नहीं, -1 -3 ये सब नहीं ले लेना है। जो बेसिक बेस की और बी की कंडीशंस जो हैं उन सबको ही अप्लाई करते हुए हमको यहाँ पे चलना है। ये वाला जो कंसेप्ट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प अपने को करता है। जैसे होता क्या है कि अगर मान लो कहीं पे ऐसा अपने को दे रखा है log b विद बेस a, अब मेरे को कहीं पे जरूरत उसके रेसिप्रोकल की है या इसको उल्टे की है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको इसके उल्टे के बराबर लिख सकता हूँ। जिसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक्चुअली में a बेस का एक log ले लिया, इधर भी ले लेते हैं और ऐसा करते हैं b वाला ले लेते हैं, ठीक है, b बेस का ले लेते हैं तो यहाँ पे b ये आ जाए, ठीक है। मैं इस वाले log को ऐसे लिख सकता हूँ, जिसमें अब log b विद बेस b, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे ये इसके बराबर। इसी चीज को आगे चल के हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमारे पास log b विद बेस a और log a विद बेस b दोनों के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू 1 के बराबर आती। इसी को थोड़ा सा और अगर मान लो मैं एक्सटेंड करना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहले वाले का जो वैल्यू है ये दूसरे वाले के लिए बेस बन जाए, दूसरे वाले का ये बन जाए और इधर का बेस उधर चला जाए, तो सबका आउटपुट 1 होता है। ये कैसे हो रहा है कि मैं कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू उठा लेता हूँ बेस के लिए, 10 ले लेता हूँ, ठीक है। 10 अगर अच्छा अभी तक हमने बेस में ई नहीं लिया तो ई ले लेते हैं हम। मैं इसको बेस चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, log b विद बेस e, और यहाँ पे आ जाएगा log a विद बेस e। ऐसे ही दूसरे वाले की बात करोगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जिसमें ये आ जाएगा। तीसरे वाले की बात करोगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो, अब जब हम इनको देख रहे हैं तो हमको पता है ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, और ये दोनों सेम है, जिसकी वजह से सब आपस में कट जा रही है और आउटपुट 1 बचे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे देखो अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है ना, यहां पे हमारे पास में ये वैल्यूज इसके बराबर हैं तो इसका आउटपुट बताना है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि x की वैल्यू निकाल लो। x की अगर मान लो मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को पता है 10 की पावर a आ जाएगी, और यहां पे तो x हो ही नहीं सकता, यहां पे ये y है, ठीक है, और y की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये 10 की पावर b के बराबर आ जाएगी। अब हमारे पास में ये दे रखा है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे इन सब की भी जरूरत नहीं होती हमको, इन सब की
जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं ना पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे ये है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ना इसको m/n वाला फॉर्मेट कर देता हूँ, तो ये m-n हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये हो गया तो मैं अब क्या करता हूँ, इसका बेस बदल देता हूँ। यहाँ पे बेस में 10 ले लेता हूँ, क्योंकि ये वैल्यूज दे रखी हैं इसने 10 बेस के साथ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। नीचे की बात करोगे तो लॉग यहाँ पे एक्स वाई विद बेस 10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बात करोगे तो बेस 10 में ये y आ गया, यहाँ पे बात करोगे तो फिर से बेस 10 में ये एक्स वाई आ गया। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है ऊपर वाला और इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू देखो यहां पे ना, और सिंप्लीफाई कर लो इसको कि 1/log ऑफ एक्स वाई विद बेस 10, इसको अगर मान लो मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा log x माइनस log y। log x की वैल्यू उसने a दे रखी है, इसकी वैल्यू b दे रखी है, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो ये ऊपर आ गया a माइनस बी, नीचे की अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई को m इंटू एन के फॉर्म में देख के मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। जैसे ही मैंने ये लिखा तो अपने को फिर से पता है कि इसकी वैल्यू a और b के बराबर है, तो ऊपर तो a माइनस बी आ गया, नीचे आ गया a प्लस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं बिना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो अब एक और प्रॉपर्टी हमारे पास में कि अगर इस तरीके से अपने को दे रखा है तो इसकी वैल्यू a के बराबर, मतलब कि यहां पे जो वैल्यू है बेस में और ये लॉग के बेस में अगर दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वही इसका आउटपुट होती है। जैसे इसको ऐसे समझ लो कि 2 की पावर अगर log x विद बेस 2 दे रखा है तो ये x के बराबर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए ना जो ये 2 की पावर है log x विद बेस 2, इसको ना मैं कुछ मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल t मान लेता हूँ। t माना तो मेरे को पता 2 की पावर t एक्चुअली में x के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो अगर ये आ गया है तो मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर देता हूं। लॉग में कन्वर्ट करने की कहानी क्या होती है कि यहां पे आएगा t और सबसे पहले लिखेंगे लॉग, लॉग लिखेंगे तो यहां पे जो बेस है वो चला जाएगा इधर और यहां पे आ जाएगा x, तो t के बराबर ये आ जाएगा। और यही तो मैंने माना था, है ना, हमको पता है t की वैल्यू हमने ये मानी थी और ये इसके बराबर आ रही है। ठीक है, दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इसी वजह से हम इसको ये लिख देते हैं। ठीक, अब इसका फायदा ये होता है कि बहुत सारी जगह पे ऐसे तुमको लिखे हुआ मिलेगा ln e की पावर ln a, जिसका मतलब क्या हो रहा है e की पावर log विद बेस e और e यहाँ पे यार, जिसका मतलब ये a के बराबर हो जाएगा। और अगर हमको यही चीज थोड़े उल्टे तरीके से अगर दे रखी हो, यानी कि e की पावर log ऑफ यहाँ पे x और यहाँ पे b, तो मैं चाहूं तो इस e और b को इंटरचेंज भी कर सकता हूं। मतलब मैं इसको b की पावर में log x e ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये अपन अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से भी बेस को यहाँ पे बदला जा सकता है। जैसे देखो अपने को एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसमें इस ये है, ये कंडीशन है ए बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू इसके बराबर है, तो एक्स का आउटपुट मेरे को बताना है। जिसके लिए मैं यहां पे क्या कर देता हूं कि हमारे पास में ना ये वैल्यूज है, जैसे ए की वैल्यू है, अब ए की वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं कि ए की वैल्यू की बात करोगे तो यहाँ पे ये 16 है, ये 4 है, तो इसको चाहो तो इसको 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 4। अब बेस की पावर है तो आगे जाएगी तो रेसिप्रोकल में आएगी, तो log 4 विद बेस 4 जिसकी वैल्यू 1, तो 1/2 इंटू 1, तो ये आ गया 1/2। सिमिलरली b निकाल लेते हैं, b निकालोगे तो यहाँ पे log 9 विद बेस 3, जिसको चाहो तो 3 का स्क्वायर लिख दो, 2 जो है आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे मॉड लगाना है, यहाँ पे मॉड लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो ये c के बराबर है, जिसका मतलब पहले मेरे को c निकालना है। c निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन का हम यूज करेंगे, तो 4 की पावर 1/2 प्लस 9 की पावर b, यानी कि ये आ गया इक्वल्स टू 10 की पावर c। तो 4 की पावर 1/2 करोगे तो यानी 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, उसकी पावर 1/2 यानी कि अल्टीमेटली 2 आ जाएगा। यहाँ पे 81 आ जाएगा 10 की पावर c।
तो एक्चुअली में मेरे पास में 83 आ रहा है 10 की पावर c के बराबर। अब ये क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया, तो बहुत आसान था कि हमारे पास में अगर ये है तो c की वैल्यू निकालने के लिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, सबसे पहले लॉग लिखूंगा, 10 बेस में चला जाएगा, यहां पे 83 आ जाएगा, ये c की वैल्यू है। अब इसको इससे कंपेयर कर दो, कंपेयर किया तो x की वैल्यू सीधा सीधा हमारे पास में 10 निकल के आ गई। कुछ खास इसमें अपने को करना ही नहीं पड़ा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि यहां पे थोड़ा अलग तरीके से वैल्यूज को दे रखा है। जब भी ऐसा फॉर्म दे रखा होगा रेसिप्रोकल में, तो अपने को सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, क्योंकि अगर ये वैल्यू न्यूमरेटर में होती तब तो इनको हम मल्टीप्लाई करके ये सब करके कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर को छोटा से छोटा वैल्यू बनाया जाए, जिसमें हमको यहाँ पे दिख रहा है इसका बेस और इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, मतलब इन दोनों वैल्यूज को तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो जैसे एक को ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं सबसे पहले कि 1 अपॉन में 1 प्लस यहां पे लॉग लिख देता हूं, यहां b और यहां ac आ जाए। अब इस b को हटाने के लिए, सॉरी इस 1 को हटाने के लिए, जैसे ही मैं इस 1 को हटा दूं या इसको किसी लॉग में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस लॉग को, रेसिप्रोकल को नॉर्मल सिचुएशन में लिख पाना। यानी कि अगर मैं इसको कोई लॉग ले लूं, है ना, अब लॉग ले रहा हूं तो बेस भी सेम लेना पड़ेगा, तो b ले लेता हूं। तो यहां पे भी अगर मैं b ले लेता हूं तो देखो कितना मस्त बनेगा ये। तो अब क्या होगा, ये 1 अपॉन में यहां पे लॉग आ जाएगा, बेस में b आएगा, यहां पे b इंटू ac। अब इसको अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि BAC लिख लो या ABC लिख लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। काफी आसानी से अपन इस तरीके से बेस को जब वैल्यूज रेसिप्रोकल में लिखें तो ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं, है ना। ऐसा प्रॉपर्टी अभी अपन ने देखा भी था यहां पे। अब ऐसे ही दूसरे वाले की बात करोगे तो दूसरे वाले के लिए 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग, यहां पे c आ जाएगा, यहां पे ab आ जाएगा। अब इस 1 को मेरे को फिर से बेस c के साथ c में लेना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा बनेगा। तो यहां पे ab आ जाएगा। अब यहां पे देखोगे तो ये फिर से वापस में क्या बन गया, लॉग ऑफ c, लॉग ऑफ सी ए बी विद बेस c, इसको फिर से चाहो तो लॉग ए, ये आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला भी आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग b विद बेस ए बी सी, फिर अगले वाला आ जाएगा लॉग c विद बेस ए बी सी। अगले वाले की बात करोगे तो उसका बेस भी ए बी सी और बची हुई वाली वैल्यू जो है a आ जाएगी। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लॉग m प्लस n प्लस p वाला फॉर्म है, तो a b c यहां पे आ गया, यहां पे b c a आ जाएगा। अब जिसको चाहो तो अपन a b c, यहां पे भी a b c, बेस और ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। और थोड़ा आगे चलते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास में लॉग की कुछ इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस का मतलब अगर एक लॉग की वैल्यू दूसरे लॉग की वैल्यू के बराबर है तो यहां पे ये x1 और x2 दोनों बराबर होंगे। जिसको चाहो तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर इस वैल्यू को मैं t मान लूं तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई a की पावर t, ठीक है। इस वैल्यू को अगर मान लो मैं w मान लेता हूं तो x2 की वैल्यू आ गई a की पावर w, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मतलब हमारे पास में t और w बराबर है। अगर t और w मेरे पास में बराबर हैं तो इस x2 को a की पावर t लिख सकता हूं। जब इस x2 को मैं a की पावर t लिख सकता हूं तो a की पावर t के इक्वल में x1 और x2 दोनों आ जाए, यानी कि यहाँ पे लॉग ऑफ ये, अगर दोनों लॉग बराबर है तो उनके अंदर ये x1 x2 की वैल्यूज भी बराबर होंगी। अब इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने। जैसे अपने को यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है, अगर दोनों का बेस सेम है, सबसे पहली चीज तो बेस सेम होना चाहिए, तो यहां पे हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्चुअली में x माइनस 1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और इसको चाहो तो खोल के लिख दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा।
अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम डिवाइड करके नहीं काटे हैं, माइनस करके काटे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मान लो मैं 1 को उधर ले जाता हूँ, 2x को इधर ले आता हूँ, तो 2x मेरे पास में प्लस में आ जाएगा, 1 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास। जैसे ही ये आया इसकी वैल्यू हो गई 2, यानी कि 2x = 2, जिसका मतलब x = 1, तो ऑप्शन हो गया बी करेक्ट, ठीक है। अगर तुमने ऐसे कर दिया तो ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमारे पास हालांकि x = 1 आया, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बताया कि जब भी हम यहाँ पे देख रहे हैं लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका इनपुट क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है x² - 1 > 0 होना चाहिए, जिसका मतलब x² > 1 होना चाहिए। x² > 1 कब होगा? जब x जो है 1 से बड़ा हो और x जो है -1 से छोटा हो, ठीक है। ये बेसिक इंटरवल टाइप का क्वेश्चन है, जिसको हमने इंटरवल वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके इस लेक्चर के बाद उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब एक तो इसके लिए कंडीशन ये वाली हो गई, इसके लिए बात करोगे तो यहाँ पे हमको पता है x - 1 का स्क्वायर ये ग्रेटर देन, ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। देखो मिनिमम से मिनिमम ये 0 हो सकता है, तो ये मेरे को 0 नहीं लेके आना है, जबकि जिसका मतलब क्या हो गया कि x = 1 नहीं डालना है। वैसे तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये केवल मिनिमम से मिनिमम 0 दे सकता है, जो x = 1 पे देगा वो मेरे को लेना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही 0 आ गया लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, तो हमको x1 तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों से, इससे और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x = 1 इसका सॉल्यूशन ही नहीं, जिसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, डी ऑप्शन। यानी कि यहां पे ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहां पे सबके बेसिस अलग अलग है ना। अब कुछ देखो, अगर मान लो यहाँ पे बेस अलग अलग है तो हम उसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल लेने का फायदा तब है जब जब यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू सेम हो, ये भी अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना, जैसे log 2 है, √2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे x ले लेता हूँ। इसकी पावर 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल बाहर, यानी कि 2 बाहर जाएगा। इसकी पावर 1/2 है तो ये 1/2 बाहर आ गया। फिर अगले वाले में ये तो log 2x, log x2 ही लिखा है। इसकी बात करोगे तो यहाँ पे इसका ये 2 बाहर आएगा, है ना। और यहाँ पे ये जो 4 है इसका 1/2 बाहर आएगा, तो ये log यहाँ पे mod x आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। और यहाँ पे हमारे पास में 2 हो जाएगा। फिर अगले वाले में बात करोगे तो इसका 3 बाहर आएगा और इसका 1/3 बाहर आएगा, तो फिर से यहाँ पे log 2x हो जाएगा। लेकिन इसके अगले वाले में बात करोगे तो 4 × 1/4 आएगा, यहाँ पे log 2 फिर से mod x हो जाएगा। ये सब 40 के बराबर है। अब देखो ये सब खत्म हो जा रहा है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, जिसका मतलब 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है log 2x, ये 5 बार लिखा हुआ है 40। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं, कुछ जगह पे तो mod x लिखा हुआ है, कुछ पे तो नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों वैल्यूज तो बराबर हो नहीं सकती। हाँ, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं फिर से इसका डोमेन या इनपुट निकालना चाहूं तो मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे x > 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी x > 0 होना चाहिए। यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, केवल 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे भी x > 0 होना चाहिए। यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, जिसका मतलब सबको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये चीज बोल पाऊंगा कि x जो है वो > 0 होगा, तभी जाके ये डिफाइन भी हो पाएगा सारे के सारे लॉग। जब ऐसा होगा तो हम, जब x > 0 है, अब अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव, लॉग मॉड का मतलब क्या होता है, अच्छा हालांकि मैं मॉड पे भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया हूँ, आप लोग चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मॉड x का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसको फिर से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि पॉजिटिव आउटपुट हमको मिले, ये लॉग का काम होता है। तो जब x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो लॉग
पे मॉड लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पे फिर से देखोगे तो log x विद बेस 2 की वैल्यू 8 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू 2 की पावर 8 के बराबर आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 की पावर 8 के बराबर मेरे पास में आ रही है, जिसका आउटपुट आ जाएगा 256, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं, जिसमें हमको क्या दे रखा है, इस तरीके से हमारे पास में एक इक्वेशन है, इसका आउटपुट, इसमें मेरे को जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं उन सब के सम का स्क्वायर बताना है। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो हर बार वैल्यूज का बेस बदला हुआ है, 3 4 5 है, तो मैं यहाँ पे इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ। उल्टा करने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको पहले वाली, ये वाली जो वैल्यू है, इसको ऐसा लिख देता हूँ log 3 विद बेस x, और अगले वाली को log 4 विद बेस x हो जाएगा। ऐसे ही अगले वाली वैल्यू log 4 विद बेस x, log 5 विद बेस x हो जाएगा। इसके अगले वाली वैल्यू log 5 विद बेस x और log 3 विद बेस x हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं log 3 विद बेस x, log 4 विद बेस x, log 5 विद बेस x, log 5 विद बेस x, इसका एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे पास यहां पे आएगा log 5 विद बेस x, अगले वाले में आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, अगले वाले में यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये सब इसके बराबर है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंस यहाँ पे देखो हमारे पास में लेफ्ट में तो क्या आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है log 3, यहाँ पे log 4, log x और बेस 5, ये आ गया। इधर देखोगे तो मेरे को एक्चुअली में ये दिख रहा है, ये m प्लस log n, log m प्लस log n बेस सेम है, तो ये 15 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करके ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे log 5 इंटू 4 इंटू 3 और यहाँ पे बेस x, और जो ये डिनोमिनेटर में लिखा है ना, इसको भी मैं ऐसा ही लिख देता हूँ जैसा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यानी कि ये आ जाएगा log 3, यहाँ पे आ जाएगा log x विद बेस 4 और log x बेस 5, ये अपने पास में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारी वैल्यूज को ना एक साइड में ले आता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारे पास में इधर जो वैल्यू है इधर भी यही वैल्यू है, और मैं इसको कॉमन ले लूँगा। जब मैं इसको कॉमन लूँगा तो मेरे पास में बनेगा log x विद बेस 3 इंटू log x विद बेस 4 इंटू log x विद बेस 5। यहाँ पे इन सबको मत कर देना कि ये मल्टीप्लाई में है तो ऐड कर देता हूँ, वैसा log का प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्लस वाली log m प्लस log n वाली वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको अगर मान लो मैंने कॉमन लिया तो लेफ्ट में मेरे पास में 1 बचेगा, माइनस में यहाँ पे log आएगा, फिर यहाँ पे बेस में x आ जाएगा, यहाँ पे 5 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60, और ये सब 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो दो कंडीशन है, या तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, है ना, या ये वाली वैल्यू 0 हो जाए। अब जैसे अगर मान लो log x विद बेस 3 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x इक्वल टू 3 की पावर 0 यानी कि 1 आ जाए। log x विद ये वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 की पावर 0 यानी कि 1 आ जाए। अगले वाले 0 कब होगी, इसको भी अगर 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू 5 की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि x इक्वल्स टू 1। तो यहां से मेरे पास एक सॉल्यूशन आ रहा है। दूसरा सॉल्यूशन देखने के लिए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं कि 1 माइनस log ऑफ 60 विद बेस ये 0, यानी कि log ऑफ 60 विद बेस x ये 1 के बराबर, तो 60 इक्वल्स टू x की पावर 1 यानी कि x इक्वल्स टू 60। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम ये चीज देखना है कि ये जो सॉल्यूशंस आए हैं क्या ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x है, x हर बार है। हमको पता है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो अच्छा ये थोड़ी ना, ये तो बेस में आती है, केवल x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब x ग्रेटर देन, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, हाँ, क्या ये है, ये भी है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे हमारे पास एक्चुअली में आ रहा है 60 आ रहा है एक सॉल्यूशन 1 आ रहा है, इन दोनों के सम का स्क्वायर पूछा है।
तो ये निकालने के लिए मैं अब देखो 61 का होल स्क्वायर कर दो, 61 इंटू 61, पर उससे अच्छा है कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोल लेता हूँ। 60 का होल स्क्वायर करेंगे तो 600 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, और 2 इंटू 60 इंटू 1, तो मेरे पास आया 3601 प्लस 120, यानी कि आ जाएगा 3721। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के कुछ इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ग्राफ पे चलेंगे। अब लॉग के ग्राफ के बारे में बात करें तो उसको बेसिकली हम 2 टाइप से देखते हैं, जिसमें पहला है कि बेस जो है जब अगर 1 से बड़ा हो और बेस जब 1 से छोटा हो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं c के बराबर कर दूं तो हमारे पास b इक्वल्स टू 1 की पावर c आ जाएगी, जिसमें हमको ये पता है कि ये वैल्यू 2 तरीके से बढ़ेगी, जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तब, और जब ये वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तब। तो सबसे पहला केस हम यहाँ पे ले रहे हैं कि बेस हमारे पास में 1 से बड़ा है ना, जिसके एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे log ऑफ x ले लेता हूं विद बेस 10। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास में x इक्वल्स टू 10 की पावर y है, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज अपन निकाल लेते हैं जिससे ग्राफ बनाना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू अगर मान लो मैं 0 रखता हूं तो मेरे को पता है x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर मान लो मैं 1 रखता हूं तो मेरे को पता है यहां पे x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब जैसे जैसे y की वैल्यू मैं बढ़ाते हुए चलता हूं इन्फिनिटी की तरफ, यहां पे 10 की पावर बढ़ती हुई जाएगी तो पूरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 की पावर 4, 10 की पावर 120, 120 ले लो, जिसका मतलब 120 बार 0 आई, तो ये इन्फिनिटी की तरफ ही हमारे पास में जा रहा है x। और अगर मान लो मैं यहां पे ऐसा कर दूं कि y को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊं, जिसका मतलब जैसे 10 की पावर माइनस 120, ये क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 120, जिसका मतलब एक, और अब एक के बाद 120 बार 0। अब इसका आउटपुट निकालोगे तो बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि x उस सिचुएशन में 0 की तरफ टेंड करेगा। अब इन वैल्यूज के बेसिस पे ही बेसिकली हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें एक चीज पहले समझ लो कि जब भी हम e की पावर x, a की पावर x के ग्राफ की बात करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास में a की पावर x का ग्राफ है जब a ग्रेटर देन 1 है, और यहीं पे ये a की पावर x का ग्राफ है जब a लेस देन 1, ठीक है। ये नॉर्मल सिनेरियो अपने पास में बन जाएगा। जैसे यहीं पे अगर मान लो मैं x इक्वल्स टू इसको बना देता कि इसको 10 की पावर x वाला मान लेता, तो इस तरीके से इन वैल्यूज के बेसिस पे हम इस ग्राफ को बना देते। खैर अभी हमारा काम ये वाला है नहीं, हमको यहाँ पे लॉग का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लॉग का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंस हम यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से ये y एक्सिस हो गया, इधर x एक्सिस है, ठीक है। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं रही है। देखो यहाँ पे मिनिमम 0 है और इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, नेगेटिव में कभी होगा भी नहीं। और वैसे भी हमको पता है कि ये x जो है ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखो जब यहां पे इसको मैं x एक्सिस अगर मान ले रहा हूं, ये मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, जब मैं यहां पे x की वैल्यू 1 लेता हूं, मान लेते हैं यहां पे 1 है, तो y की वैल्यू 0 आती है, ये पॉइंट यहां पे आएगा। और जब हम x की वैल्यू 10 लेते हैं तो 10 यहां पे आएगा, तो y की वैल्यू 1 आएगी, जो कि यहां पे 1 मान लेता हूं। और जैसे जैसे अभी मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा ये वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। दूसरा केस, जैसे जैसे मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ y में जाता जाऊंगा, ये x में 0 के करीब होता हुआ चला जाएगा, 0 के करीब आ रहा है। अब ना तो y एग्जैक्टली कभी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, ना ही ये कभी 0 आएगा, जिसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये इस तरीके से नीचे चलती हुई जाएगी, लेकिन कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा जब बेस हमारे पास में 1 से बड़ा है। अब दूसरा केस अगर मान लो मेरे को देखना है यहां पे कि जब बेस हमारा 1 से छोटा हो। अब अगर बेस मेरे पास में 1 से छोटा है, फॉर एग्जांपल 1/10 में ले रहा हूं, जिससे कि थोड़ा सा आसान बन जाए हमारे लिए सिचुएशन। तो यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1/10 की पावर y, या फिर तुम इसको चाहो तो 10 की पावर -y भी लिख सकते हो, बात सेम ही है।
अब हम यहां पे क्या करेंगे, जैसे ही मैं फिर से वही सेम कंसेप्ट कि y की वैल्यू अगर मान लो मैं 0 ले लेता हूं तो मेरे को पता है x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर मान लो मैं 1 ले लेता हूं तो x की वैल्यू हमको पता है 1/10 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू अगर मान लो मैं y को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराता हूं, है ना, y जैसे जैसे बढ़ता हुआ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, वही वाला एग्जांपल कि y की वैल्यू 120 ले लेते हैं तो यहां पे आएगा 1/10 की पावर 120, या फिर चाहो तो इसको ऐसे बोल दो 10 की पावर -120, जिसका मतलब 1/10 की पावर 120, जिसका मतलब अब एक के बाद 120 बार 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे ये वाला केस था हमारा, ये होने लगेगा, यानी कि अब x यहां पे 0 की तरफ जाने लगेगा जैसे जैसे हम यहां पे y को इन्फिनिटी की तरफ लेते हो जाएंगे। अब ऐसे ही -इन्फिनिटी में भी ले लो, जब y की वैल्यू को -इन्फिनिटी की तरफ रखोगे तो ये एक्चुअली में जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, जिसका मतलब अब ये वैल्यू +इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। तो हम यहां पे बोल सकते हैं ये वैल्यू अब हमारे पास में x की जो है वो +इन्फिनिटी की तरफ आई। अब देखो, अब इसी के बेसिस पे फिर से ग्राफ बनाते हैं कि हमारे पास में ये y एक्सिस हो गया और यहां पे मेरे पास में x एक्सिस हो गया। हमको क्या पता है, हमको यहां पे पता है कि जब x = 1 है तो y की वैल्यू 0 है, कर दिया हमने। और जब y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 का मतलब यहां पे कहीं 1 मान लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या है 1/10, जो कि बहुत करीब आएगा यहां, इस तरीके से। अब क्या कहना है, जैसे जैसे देखो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसको उल्टे तरीके से पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे मैं x को इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाते हुए जा रहा हूं y की वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। मतलब अगर मैं यहां से x को ऐसे बढ़ाने लगूं तो y भी बढ़ने लगेगा -इन्फिनिटी की तरफ, और जैसे जैसे मैं x को 0 के करीब लेके जा रहा हूं y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ऐसा अपने ग्राफ, ये हमारे पास में log x का ग्राफ बनेगा, जिसमें जब बेस जो है 1 से बड़ा है और ये ऑब्वियस सी बात है, 1 से छोटा है और ये ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि वो 0 से बड़ा हो, इस सिचुएशन में ये ग्राफ होगा। अब इन ग्राफ के कुछ वेरिएशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में ग्राफ था जहां पे हमारे पास बेस 1 से बड़ा था। अब इसके कई सारे केसेस भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज अगर मान लो मैं ले लूं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि ना, मैं यहाँ पे 3 अलग अलग बेस ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने यहाँ पे ऐसा कर, रुको एक सेकेंड ना, इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है कि सीधे यहीं से बना देते हैं, क्योंकि हमको पता है ये वाला जो ग्राफ है ये log x विद बेस 10 का होगा। अब मैं यहीं पे चाहता हूं कि मेरे को ग्राफ मिल जाए log x विद बेस e, या फिर ln x बोल दो इसको। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, हमको क्या पता है, फिर से यही पता है कि ये सब अगर y के बराबर, x की वैल्यू 1 अगर रहेगी तो ये 0 आएगा। और इस ग्राफ में हमको पता था कि जब हम x की जगह 10 रख रहे थे तो उसका आउटपुट हमको 1 मिल रहा था। लेकिन अभी जो दूसरे वाला ये वाला ग्राफ है, इसमें y की वैल्यू 1 कब मिलेगी, जब x की वैल्यू e होगी। e जिसको कि यूलर्स नंबर इन एपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2.71 होती है। इसकी बात करोगे तो ये लगभग यहां पे आएगा, और इस पे आउटपुट हमको मिल रहा है 1, ऐसा इसका कहना है। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो और इस तरीके से घुमा दो, और यहां पे बात करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो और कोई वैल्यू होती, यानी कि मैं तीसरा ग्राफ भी बना देता हूं जिसमें हमारे पास में अब बेस और कम, इस तरीके से, यानी कि ये मेरे पास में हो जाता log x विद बेस 2। यही चीज को अपन यहां पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास में सबसे नीचे वाली लाइन जिसका बेस सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और ये केस वो वाला है जब बेस 1 से बड़े हैं, और उन सब में जो सबसे बड़ा बेस होगा उस सिचुएशन में ग्राफ सबसे नीचे रहेगा, फिर उसके बाद e का ग्राफ, फिर 2 का ग्राफ। अगर यहीं पे हमको बनाना होता है यहाँ पे 1.3 वाला, तो बेस और आगे ऊपर चला जाता है। इस तरीके से इसके ग्राफ में वेरिएशन यहाँ पे होगा।
वही चीज अगर मान लो मैं बेस जब 0 से 1 है उधर देखना चाहूं तो फिर से इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब यहां पे ये हो जाएगा कि ये वाले जो लाइन है इसको अपन बोल देंगे लॉग, ये वाली लाइन को लॉग एक्स विद बेस 10 का ग्राफ हो जाएगा। दूसरे वाली की बात अगर मान लो मैं यहां पे करूंगा तो मेरे पास में ये लॉग 1/e वाला हो जाएगा। ठीक है, ये 10 तो हो नहीं सकता, 1/10 की हम यहाँ पे बात कर, ठीक है, जब बेस 0 से 1 के बीच में। नीचे वाले की बात करोगे तो ये हमारे पास में log x विद बेस 1/2 आ जाए। इस तरीके से इसके ग्राफ बिहेव करें। अब इन ग्राफ के बेसिस पे ही कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा फॉर्मुलेट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में a, b, c और d 4 अलग अलग वैल्यूज लॉग में अपने को दे रखी हैं। इन सारी की सारी वैल्यूज को अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब एक तो तरीका हो सकता है अपन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला लगा दे फिर उन वैल्यूज को देखते हुए चलें, बट उससे आसान अप्रोच अपने पास में रहेगा मैं जब इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इसका बेस 3 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 1/2 है, इसका बेस 0.5 विच इज इक्वल्स टू 1/2। यानी कि बी सी डी की अगर बात करोगे तो लगभग बेस सेम है, मतलब जिसका अगर 1/2 है तो उसको अपन 2 में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं सारे के सारे बेसिस को 2 में कन्वर्ट कर लेता हूं। c की अगर मान लो मैं यहां पे बात करूंगा तो मेरे पास में c क्या आ जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं log 3 विद बेस 2 और यहां पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसको 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, -1 आगे आ जाएगा। ये हमारे पास में हो गया। वहीं पे d की अगर बात करो तो d को अपन क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 आ जाएगा, यहां पे 2.5 आएगा, जिसको मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये मेरे पास में फिर से वही आ जाएगा माइनस लॉग 2.5। और इसको और भी आगे सिंप्लीफाई कर लो कि इसको 2.5 की -1 पावर कर देते हैं, या फिर चाहो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जिस 2.5 है 2.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 25/10, उसकी पावर -1 करने का मतलब 10/25। ये हम इसको लिख सकते हैं। और इसको चाहो तो फिर से और सिंप्लीफाई 5 से कर देते हैं डिवाइड, 2/5 मेरे पास में आ जाएगी। वहीं पे इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में 3 की पावर -1 यानी कि 1/3 मेरे पास में आ जाए। अब देखो, अब हम यहां पर ये सारी की सारी वैल्यूज लगभग b की वैल्यू हो चुकी है, सब की वैल्यू हो चुकी है ना। a थोड़ा सा सेपरेट है, उसको भी अपन अभी देखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे 2 ग्राफ मेरे को ड्रॉ करने हैं कि एक का बेस 2 हो, एक का बेस 3 हो। अब दोनों को ड्रॉ करने के लिए अपन देखो यहां पे देखे थे कि जैसे जैसे बेस की वैल्यू हम बढ़ाते हुए चलेंगे ग्राफ नीचे की तरफ आता हुआ चलेगा। 1 के बाद वाले केस में बात करो, यानी कि अगर मैं यहां पे बोल दूं 1 है तो इस तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा log x विद बेस 2 का ग्राफ। और इसी तरीके से अगर मैं बेस 3 वाला ड्रॉ करना चाहता हूं तो मेरे को पता है कि वो ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पे सारी की सारी वैल्यूज को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले वाली वैल्यू जो है a अपने पास में है। a के लिए मैं क्या कर देता हूं, a को अगर देखोगे तो 0.5 यानी कि 1/2 है, तो x की वैल्यू 1/2 को मैं मान लेता हूं यहां पे है। 1/2 पे आउटपुट इस वाले ग्राफ पे आएगा, क्योंकि log x विद बेस 3 का ग्राफ ये है, जिसकी वैल्यू यहां पे आएगी। ये हमारे पास में a हो गया। अब और आगे चलते हैं। अब इस वाले b की वैल्यू को रख लो, b की वैल्यू में x 1/2 है, तो b की वैल्यू की बात करोगे तो इसी ग्राफ को यहां पे एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे जो पॉइंट आ रहा है ये मेरे पास में b आ जाए x इक्वल्स टू 1/2 पे। अब और बाकी 2 वैल्यूज बच रही हैं, जिसमें c है 1/3 क्या होता है 1/3 पे x इक्वल्स टू जब 1/3 है तो उस सिचुएशन में देखते हैं। 1/3 की बात करोगे तो 1/2 से पहले आएगा, मान लेते हैं यहां पे आ रहा है। 1/3 पे जो आउटपुट आएगा वो हमारा यहां पे आ रहा है। इस वैल्यू को अपन बोल दे रहे हैं मेरे पास में आ जाएगा c। ठीक है, अब एक और वैल्यू बच गई जो कि है हमारे पास में d की वैल्यू। ये क्या है 2/5। अब 2/5 की बात करोगे तो ये 0.4 है, और 1/3 की बात करोगे तो ये एक्चुअली में 0.33 है, जिसका मतलब 2/5 1/3 से बड़ा है और ऑब्वियस सी बात है 1/2 से छोटा है। यानी कि जब मैं इसको ग्राफ पे लेके आऊंगा तो ये एक्चुअल में कहां पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा।
इन दोनों के बीच में आने का मतलब, इसको चलो और किसी कलर से इससे कर देते हैं कि ये अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, जिसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमारे पास में डी आएगा। अब देख लो पैटर्न, अब यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि सब, जैसे माइनस में अगर चलोगे तो -0.1 और -0.2, इन दोनों में बड़ी -0.1 वाली वैल्यू है। यानी कि अगर वाई एक्सिस में नीचे की तरफ मैं जा रहा हूं तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, यानी कि सबसे बड़ी ए आ जाएगी, उसके बाद बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर सी आ रहा है। इसी को इंक्रीज, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, और इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मान लो मैं लिखना चाहूं तो सबसे पहले सी डी बी ए आ जाएगा, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है। तो अपन इस तरीके से इस ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमको यहां पे अलग अलग बेसिस वाले ग्राफ दे रखे हों, यानी कि अलग अलग बेसिस की वैल्यूज दे रखी हों, तब भी अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बेसिस पे उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब इसके कुछ और ग्राफ, अपन एक्सटेंडेड ग्राफ बोल लो, उन सबको भी देख लेते हैं कि अगर मान लो लॉग पे हम मॉड लगा दें, ये मॉड भी कई सारे तरीके से लगाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला अप्रोच अपना ये है कि अगर मान लो मैं एक्स पे मॉड लगा दूं। अब देखो नॉर्मली हमको क्या पता है कि अगर मेरे पास बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा रफली, और अगर बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ इस तरीके का रफली हमारे पास में आए। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब मैंने x पे मॉड लगाया, जिसका मतलब जो वैल्यू मेरे को 1 पे मिल रही थी वही सेम वैल्यू -1 पे भी मिलेगी, जो वैल्यू मेरे को 2 पे मिल रही थी वही सेम वैल्यू -2 पे भी मिलेगी, जो वैल्यू मेरे को 1/2 पे मिल रही थी वही सेम वैल्यू -1/2 पे भी मिलेगी। इस तरीके का सिनेरियो होगा, जिसका सिंपल सा मीनिंग अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जब x को हम मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो जो ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में है उसी ग्राफ का मिरर इमेज y एक्सिस के लेफ्ट साइड में बना दो, बस इस तरीके से ये बन जाएगा। ये अपने पास में जब बेस 1 से बड़ा है उसका ग्राफ हो गया, और जब बेस 1 से छोटा होगा तो इसका ग्राफ इस तरीके का आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे y एक्सिस जो है वो एक्चुअली में इस ग्राफ के लिए मिरर इमेज का काम करेगा, है ना। इन चीजों को अपन ने काफी थोरोली मॉडुलस फंक्शन वाले वन शॉट में कवर किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके भी इनको कवर कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर दोनों जगह मॉड हो, मतलब बाहर भी मॉड लगा दिया, यहां पे टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैं fx को अगर log x मान लूं तो मैंने fx पे भी मॉड लगा दिया और x पे भी मॉड लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सबसे पहले अंदर वाले की अगर मैं बात करूं तो इसका ग्राफ जस्ट अभी हमने बनाया है कि इसका एक ग्राफ जब बेस 1 से बड़ा हो तो कुछ इस तरीके का आता है, और जब इसका बेस 1 से छोटा हो तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। अब जब बाहर मॉड लगा दोगे, fx पे मॉड लगता है, तो उसका कहानी ये है कि जो y एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसको हटाओ, है ना, और उसका मिरर इमेज ऊपर ले लो। ठीक है, इसको चाहो तो और कलर से हम कर देते हैं, इसका मिरर इमेज हम ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको पता है कि y की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं जब बाहर मॉड लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे जब log x का ग्राफ ये वाला देखा तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक y की मेरे पास में नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, लेकिन जब बाहर मॉड लग जाएगा तो जैसे पहले y की वैल्यू -0.1 आ रही थी, अब बाहर मॉड लगने की वजह से वो वैल्यू प्लस में 0.1 हो जाएगी। यानी कि सेम आउटपुट, बस मैग्नीट्यूड यहां पे सेम रहेगा, उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। ऐसा ही ग्राफ इधर वाली साइड में भी बनेगा, तो हम यहां पे इसको भी इस तरीके से बना देंगे। वही सेम चीज यहां पे होगा कि यहां पे ये वाला जो ग्राफ है नीचे वाले को हटा देंगे इस तरीके से, और उसका मिरर इमेज हम ऊपर ले लेंगे। ये इसका ग्राफ बन जाएगा जब अंदर भी मॉड लगा है तो। लेकिन अगर केवल बाहर ही मॉड लगा रहेगा तो उस सिचुएशन में, जब हमको पता है केवल बाहर मॉड है अंदर मॉड नहीं है, तो हमको पता था कि ln x का ग्राफ ऐसा होता, और जब ऐसा होता तो बाहर केवल मॉड रहता तो ये ग्राफ इस तरीके का बन जाता, यानी कि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ही नहीं बनेगा। ठीक, अब y पे भी अगर मैं मॉड लगा दूं, जब इस तरीके का सिनेरियो होगा तो यहां तक जो अपने पास में ग्राफ है, जब fx पे भी या y पे भी दूसरी साइड में इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी अगर मॉड लग जाए तो
एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसको हटा के एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ होता है उसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के हम नीचे लेते हैं, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है इसका मिरर इमेज हम ले लेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास बेस 1 से बड़ा है तो इस वाले का ग्राफ तो जस्ट अभी हमने यहां पे बनाया, हमको पता है कि इस तरीके का आ रहा था, ठीक है। अब जब इधर भी मॉड लग जाएगा तो इसका कहना यह है कि जैसा इधर था वैसा ही इधर भी बना दो एक्स एक्सिस के नीचे। वही सेम चीज जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो क्या होगा, तो हमको पता है कि इसका ग्राफ हमारे पास में फिर से ऐसा ही बन रहा था, लगभग लगभग, थोड़ा सा वेरिएशन होगा जो ज्यादा दिखेगा यहां पे। अब इसके बाद ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, इस तरीके का इसका ग्राफ हमारे पास में बने। अब देखो, अब ये सारी चीजें जो है ना, मॉड वर्ड लगा के किस तरीके से ग्राफ हो रहा है, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इस तरीके के लॉग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता। जैसे हम यहाँ पे सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि अपने को ये वाली एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले ऐसा कर लो कि 2 mod ऑफ log x विद बेस e इक्वल्स टू 1 कर दो, या फिर मॉड ऑफ ये इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस से खोल लो, ठीक है। प्लस माइनस से खोलने में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ पे कब प्लस माइनस में खोल रहे हैं इस चीज का ध्यान अपने को रखना है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सिंस अपने को पता है कि हमारे पास ln x का ग्राफ इस तरीके का होता है जहां पे ये वैल्यू 1 है। अब हमको यहाँ पे ये भी पता है कि सिंस ये अगर ln x का ग्राफ है तो इसको जैसे मॉड ऑफ जो ln x है, मैं इसको पीस वाइज फंक्शन, यानी कि पीस वाइज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो x की, जैसे x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन है, लेस देन 0, ऐसे फंक्शन को पीस वाइज बोलते हैं। इसको अलग अलग वैल्यूज के लिए डिफाइन कर सकता हूं। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है उस सिचुएशन में ये वाला ग्राफ है, जिसका मतलब y का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो उस सिचुएशन में मॉड लगे या ना लगे क्या ही फर्क पड़ता है। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो मॉड ऑफ ln x के ही बराबर होगा, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और ये ऑब्वियस सी बात है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, उस सिचुएशन में ये माइनस ln x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को चाहो तो देखो, इसकी हेल्प से अपन ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमको पता है कि ln x का ग्राफ ये होगा और माइनस ln x का ग्राफ ये वाला होता है। अब ये कह रहा है कि जब x 0 से 1 के बीच में है तो जो ln x है वो माइनस ln x है, यानी कि इधर वाला ग्राफ है, और तो ये वाला होगा ही नहीं, और जब 1 से बड़ा है तो ये वाला ग्राफ है, तो इस वजह से इसका ग्राफ ऐसा कुछ आता भी। खैर, अब यहां पे हमारा ये हो गया काम। जब हमारे पास में ये काम हो गया है, या फिर देखो, या तो ऐसे कर लो, या फिर तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपन क्या करते थे, मॉडुलस फंक्शन में हम मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी होती थी उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते, यानी कि जब वो 0 हो रहा है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा देख पा रहे हैं, चलो मैं इसको मॉड की हेल्प से बता देता हूँ कि हम यहाँ पे सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि इसका जो ln x है ये 0 तब होगा जब x की वैल्यू 1 होगी, यानी कि यहाँ पे हमको 1 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। जब 1 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो एक केस हम बना लेते हैं कि जब x ग्रेटर देन 1 है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो मॉड ऑफ ln x पॉजिटिव में खुलेगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 2 ln x इक्वल्स टू 1, यानी कि ln x इक्वल्स टू 1/2, या फिर x इक्वल्स टू e की पावर 1/2 या रूट e। दूसरा चीज कि जब x लेस देन 1 है, जब x हमारे पास में लेस देन 1 है तो ये माइनस में आएगा, तो -2 ln x माइनस 1 ये आ जाएगा, यानी कि ln x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आएगी, और x की वैल्यू e की पावर -1/2, या फिर चाहो तो -1/√। अब e की वैल्यू अपने को पता है 2.71 होती है, और 2.71 है ना, 2.71 इसका रूट निकालोगे तो ये एक्चुअली में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान अपने को ये रखना है कि अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आती तो हम एक साइड तो बोल रहे हैं कि x हमको 1 से बड़ा लेना है, और ये 1 से छोटा आता तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, लेकिन ये सिंस 1 से बड़ा आ रहा है तो एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। वैसे ही सेम यहां पे जब x लेस देन 1 है तो ये वैल्यू जो आ रही है ये
भी लेस देन 1 होना चाहिए। फॉर्चुनेटली ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रूट ई 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग से अगर 1 को डिवाइड करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है, जिसका मतलब ये वैल्यू भी इसके अंदर ही लाई कर रही है। अगर इधर भी नहीं होती, यानी कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होती, तो हम बोलते हैं यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि x 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 1 से बड़ा, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, इस वजह से अपन यहाँ पे बोलेंगे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में 2 हो जाएंगे इसके। अब थोड़ा सा इनइक्वलिटीज भी लॉग वाली देख लेते हैं। इनइक्वलिटी का मतलब जैसे यहां पे देखो कि पहला केस मैं ले रहा हूं, जब मेरे पास बेस 1 से बड़ा है तो हमको पता है ग्राफ ऐसा आएगा, जिसका फायदा ये है कि अगर मान लो कभी हमको इस तरीके का कोई इनइक्वलिटी दे रखा हो, ठीक है, या फिर हमको कभी ऐसा दे रखा हो कि log x विद बेस a लेस देन 0 या ग्रेटर देन 1, ऐसा जब भी केस रहेगा तो इस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करना है, उस चीज के लिए अपने को सबसे पहले देखना है बेस। अगर बेस उसका 1 से बड़ा है तो हमको पता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इस ग्राफ में कहीं पे भी मैं 2 वैल्यूज ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे अगर x1 ले रहा हूं और यहां पे मैं x2 ले रहा हूं, जिसका आउटपुट यहां पे आएगा, और मैं ये चीज मान के चल रहा हूं कि x2 x1 से बड़ा है, अगर मैं ये मान लूं, ठीक है। अब हमको यहां पे क्या पता चल रहा है कि ये जो आउटपुट आएगा ये log ऑफ x1 का आउटपुट आएगा, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो log ऑफ x2 आएगी। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि अगर x1 x2 से छोटा है, जैसे कि यहां पे, तो उसके log वाली प्रॉपर्टी में क्या होगा कि log ऑफ x1 भी log ऑफ x2 से छोटा होगा। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि अगर तुमको कहीं पे इस तरीके का दे रखा हो तो तुम यहां पे क्या कर सकते हो कि अगर तुमको दिख जाए सीधा सीधा यहाँ पे बेस और बेस 1 से बड़ा है तो तुम यहां पे डायरेक्टली इसको x1 लेस देन x2 भी लिख सकते हो, है ना। इसका फायदा दूसरा ये वाला मिलता है कि जब कहीं तुमको ऐसा दे रखा हो कि log a x1 और यहां पे हमको पता है बेस जो है 1 से बड़ा, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेता हूं, ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं इसको इनइक्वलिटी को x के टर्म में लिखना चाहता हूं तो यहां पे x कर दूंगा, इनइक्वलिटी सेम रख दूंगा साइन, और यहां पे 2 को उधर ले जाऊंगा तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये हमारे पास में केस होगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मान लो इसका बेस 0 से 1 के बीच है तो हमको पता है इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब यहां पे भी मैं वैल्यूज कोई कहीं पे भी ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे x1 मैंने यहां पे ले लिया, x2 यहां पे ले लिया, वही हमारे पास केस है कि x2 x1 से बड़ी है। अब x1 पे अगर अपन आउटपुट देखेंगे तो हमको पता है यहां पे log ऑफ x1 आएगा, x2 पे आउटपुट देखोगे तो log ऑफ x2 यहां पे आएगा। अब हमको यहां पे ये पता चल रहा है कि अगर ऐसा है x1 से बड़ा x2 है तो हमको यहां पे क्लियरली दिख पा रहा है कि log ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो y एक्सिस के पॉजिटिव ऊपर वाली साइड में है, तो ये वैल्यू बड़ी है log ऑफ x2 से। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमको इस तरीके से कहीं पे log का कोई इनइक्वलिटी दिख रहा है तो तुम इसको x1 x2 में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम इनइक्वलिटी का साइन बदल दो। देखो वही चीज हुआ कि अगर ये दे रखा है तो यहां से ऐसे पहुंच सकते हैं, और अगर ये दे रखा है तो यहां से वापस यहां पे भी आ सकते। अब इसका फायदा ये भी होता है कि अगर मान लो मेरे को log 1 ऐसे दे रखा है ग्रेटर देन 1, तो मेरे को जब x इसको कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं x लिखूंगा, इस इनइक्वलिटी का साइन बदल दूंगा, 1/2 को उधर ले जाऊंगा, ये पावर में। इस तरीके से अपन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे काफी अच्छे से चीजें क्लियर हमको हो भी जाएंगी। कि हमारे पास में इस तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा है जहां पे बेस हमको पता है 0.5 है, यानी कि 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, जो इसके अंदर लिखा है x² - 5x + 6 ये लिख देंगे, इस इनइक्वलिटी का साइन बदल देंगे, ये जो 0.5 है इसको मैं 1/2 लिख दे रहा हूं, और ये जो इधर वैल्यू है ये इसके पावर में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x² - 5x + 6 यहां पे लेस देन ये 2 का पावर -1 का पावर -1, यानी कि वो +1 हो जाएगा, और ये लेस देन 2 हो जाएगा। 2 को इधर लेके आओगे तो ये 4 हो जाएगा, इसके 2 फैक्टर कर दो, एक फैक्टर x -1 हो जाएगा, एक x -4 हो जाएगा। जब भी ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, एक 4 आ गया। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत है तो इससे रिलेटेड भी वीडियो जो कि इंटरवल वाले सेक्शन है वहां पे हमने काफी अच्छे से इसको कवर किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट है, उसी में जाके बाकी चैप्टर्स को, बाकी पोर्शंस को आप कवर कर सकते। अब हमको पता है जब वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, -1 से 4 में नेगेटिव और 1 से छोटे में फिर से पॉजिटिव। हमको चाहिए लेस देन 0 वाला केस, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं x की वैल्यू 1 से 4 होगी, तो इसका आंसर C आ जाएगा। लेकिन ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैं स्टार्टिंग की पहली या दूसरी वीडियो में ये बताया भी था कि जब भी हम लॉग को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे अगर वेरिएबल दे रखा है तो यहां वाली जो कंडीशन है कि यहां पे जो भी वैल्यू हो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अब अगर बेस में वेरिएबल होता तो बेस वाली कंडीशन की बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, वो वाली भी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। अब सिंस ये है तो इसके सॉल्व कर लेते हैं। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे x-2 और x-3, ये ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पे फिर से वही 2 और 3, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से हमको पता चल रहा है x की वैल्यू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आई। अब हमको ये पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये नहीं हो तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि जब ऐसा होगा तो उस सिचुएशन में लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। अगर x इसके बाहर कोई वैल्यू रहेगी तो, और अगर x केवल इसके बाहर की है तो ये सारे के सारे वैल्यूज नहीं आ पाएंगी, जिससे कि ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। तो दोनों चीज होनी चाहिए। जब दोनों होनी चाहिए तो उस सिचुएशन में हम लेते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सारे पॉइंट्स को अरेंज कर दो कि 1 4 यहाँ पे है और 2 3 भी इसी के बीच में ले लो, 2 3 सी। तो पहला अपने पास में है 1 से 4, 1 से 4 सब में ओपन ब्रैकेट है तो होलो सर्किल आएगा। दूसरा है -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब हमको x की वैल्यूज लिखनी है जो दोनों में कॉमन, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं सीधा सीधा ये आ जाएगा कि ये 1 से 2 आ जाएगा और ये 3 से 4 आ जाएगा। 2 और 3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहां पे अगर वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो यहां पे अचानक से कैसे हम उसको इंक्लूड कर दें। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, ना कि सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या कह रहा है, फिर से इनइक्वलिटी दे रखा है और इसमें ये मल्टी करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या है, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो। डायरेक्ट सॉल्व करने से मतलब इसको लॉग को हटा लो, बट मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर तुमको इनइक्वलिटी सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है तो तुम पहले इसको 2 पार्ट बना लो। एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये वाला ले लो। यानी कि फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहां पे पता चल रहा है log ऑफ x विद बेस 0.1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। अब हमको यहां पे क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो बेस है वो 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी का मैं साइन बदलूंगा, 0.1 की पावर में कर दूंगा। दूसरा यहां से मेरे को ये 0.1 को मैं 1/10 लिख देता हूं, इस पे रूट लगा देता हूं, या फिर चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा केस हमारे पास में है कि log ऑफ x विद बेस 0.1 लेस देन 2। फिर से क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा, 0.1 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि यहां पे 1/10 की पावर 2 हो जाएगी, जिसको चाहो तो 1/100 लिख सकते हैं। अब हमको पता है इतना वाला भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ होगा सेकेंड नहीं होगा तो फिर से ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। तो दोनों केसेस होने चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर लोगे तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1/100 या उससे बड़ी और 1/√10 या उससे छोटी, तो x का इंटरवल ये आ गया। अब इसके बेसिस पे देखते हैं ऑप्शंस को। सॉरी। तो यहां पे देखो ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ये होनी चाहिए, जो कि हमको दिख भी रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। फिर यहां पे कह रहा है कि x डज नॉट लाई बिटवीन दिस, ये गलत हो जाएगा। फिर यहां पे x डज नॉट, अच्छा इन दोनों में से एक में, चलो ये हटा दो, एक में बोल रहा लाई करेगा, एक में बोल रहा लाई नहीं करेगा। सिंस अपने को दिख रहा है कि इसी के बीच का इंटरवल है पूरा पूरा, तो इसके बीच में लाई करेगा ही करेगा, सी हट जाएगा। फिर कह रहा है मिनिमम वैल्यू 1/100 होगी, जो कि अपने को दिख भी रहा है कि 1/100 होगी। तो A B D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से ऐसे इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलें, अगर मान लो इनइक्वलिटी में हमको यहाँ पे फिर से मॉड वगैरह लगा दे, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से वही कि अब मैं इसको प्लस माइनस में खोल देता हूं, ये कर देते हैं और एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं, वो एक गलत अप्रोच, उधर से हमको चलना नहीं है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसका बेस जो है 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा है तो हमारे दिमाग में सीधा आना चाहिए कि इसका ग्राफ ऐसा होता है जिसमें ये 1 है, यानी कि जब x 1 से बड़ा है तो ये log 1/2x, इसकी आउटपुट जो है नेगेटिव आती है, ठीक है। और जब x की वैल्यू 1 से 0 के बीच में है ना, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है, तो उसके हमेशा आउटपुट पॉजिटिव आते हैं, तो ये पॉजिटिव आउटपुट आता है। इसका फायदा अपने को ये मिलेगा कि मैं चाहूँ तो जैसे पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था कि यहाँ पे इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करके वैसे कर सकता हूँ, बट मैं दूसरा तरीका यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिससे कि दोनों मेथड कवर हो जाए। कि ये चीज जैसे ही हमको पता चला तो हम यहाँ पे 2 केस बना लेते हैं कि जब x 0 से, हमारे पास पहला केस है कि जब x 0 से 1 के बीच में, ठीक है, जब x 0 से 1 के बीच में, तो हमको पता है इस लॉग का जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जिस पे मॉड लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। अब ये हो गई इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी के बारे में हमको क्या पता है कि इसका बेस 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा है तो x में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, यहां पे आ जाए। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू 1/2 से छोटी, ठीक है। केस सेकंड पे बात कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हमको यहां पे पता है कि जब x की वैल्यू 0 से 1 तो हो गया, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी अगर रहेगी तो हमको यहाँ पे पता है कि इसका आउटपुट नेगेटिव आएगा, तो इसको माइनस साइन के साथ में अगर मैं खोल दूंगा तो ये मेरे को पॉजिटिव आउटपुट देगा। ये हमारे पास में आ गया। मैं चाहूं तो ऐसा कर देता हूं, इसको 1/2 को ना 2 की पावर -1 ले लेता हूं, जिससे -1 आगे आएगा, आगे वाला माइनस प्लस में हो जाएगा, तो मैं इसको log 2x > 1 कर देता हूं। ये मेरे पास में आ गया। अब बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी में बदलोगे तो 2 की पावर 1, इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x > 2। अब हमको क्या पता है कि पहला वाला जो केस है हमारा ये भी होना चाहिए और दूसरे वाला केस भी होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। दोनों का इंटरसेक्शन ये कह रहा है 2 से बड़ा, अच्छा सॉरी पहले वाला केस भी होना चाहिए और दूसरा भी होना चाहिए, तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है कि या तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। कभी ऐसा कोई वैल्यू तो हो नहीं सकती ना कि वो 0 से 1 के बीच में भी है और 1 से भी बड़ी है, ऐसी तो x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जिसका मतलब या तो केस फर्स्ट रहेगा या केस सेकंड रहेगा। तो और वाला केस यहां पे बन रहा है, जिसका मतलब हमको दोनों में यूनियन लेना है। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 1/2 से छोटी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम x की वैल्यू 0 हो सकती है, तो हमारे पास x आ जाएगा 0 से 1/2। उसके बाद हम कह रहे हैं दूसरा वाला केस कि 2 से बड़ी, और 2 से बड़ी में कोई कंडीशन ही नहीं है लास्ट में, तो 2 से इन्फिनिटी तक। तो ये जो इंटरवल आएगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से लॉग वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सबको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ लॉग का कंप्लीट थ्योरी PYQs क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।